स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ओके सो हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी IQ। तो दोस्तों टुडे ऑब्वियसली जहाँ से छूटा है वहीं से चालू करेंगे। सो बेसिकली चैप्टर 7 पार्ट 4 वी आर सपोज टू स्टार्ट विद दिस पार्ट 4 नाउ। ये वाला जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये NCERT में एक्चुअल में कवर्ड अप ही नहीं है, बट ऑब्वियसली कवर करना पड़ेगा बिकॉज यू नेवर नो कहाँ से कैसे सवाल आ जाए। तो ऑब्वियसली सईद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी NCERT में इसका इनफ कवरेज है नहीं, बट आई एम गोइंग टू कवर बेयर मिनिमम। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही देखेंगे, ज़्यादा PLD भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों को नहीं करनी है। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैट टॉपिक। बट जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलॉजीज़ फॉर द डिले, मेरे तरफ से ही थोड़ा सा डिले हो चुका है, थोड़े से पेड लेक्चर्स बढ़ चुके हैं मेरे, तो दैट्स आई एम नॉट एबल टू टेक द लाइव सेशन। एंड फिर लाइव सेशन में वो स्लॉट वाला भी पंगा होता है, तो स्लॉट भी अवेलेबल होना चाहिए, टाइमिंग का भी उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रेन होता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज़ दैट एटलीस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर तो डाल के इसको ख़त्म करवा देते हैं। आई नो आई हैड टोल्ड कि ये Jan तक ख़त्म हो जाएगा, बट अब ऑब्वियसली पॉसिबल तो नहीं हुआ। सो लेट्स कीप अ न्यू टाइम लाइन कि एटलीस्ट 15 Feb तक तो बचे हुए चैप्टर से उसको ख़त्म कर देंगे। सो दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 7। किंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एज़ फार एज सल्तनत या फिर इवन मुगल्स आर कंसर्न, एंड फिर किंग उनकी पॉलिसीज़, यहाँ से रिकरेंट क्वेश्चन जो है UPSC जो है पूछता है, नॉट ओनली इन UPSC बट ऑल्सो इन द अदर examination of the UPSC and also in the state PCS. So today we are going to move to this topic, but again जाने से पहले since all the sessions most probably तो recorded ही होंगे, मतलब live lecture तो possible नहीं हो पाएगा। So अगर आपको कोई doubt है then obviously you know where to approach me. You can ask your doubt to my personal telegram channel, and thereafter इस पर्टिकुलर सेशन का जो क्रक्स एंड thereafter PPT जो है वो अपलोड हो जाएगा ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। तो ऑब्वियसली सेशन विल गेट अपलोडेड बाय द टाइम ऑफ 10-10:30 या फिर 11 o'clock इन दी इवनिंग। तो उसको बाद ही मतलब उसी के टाइम पे आई मेक श्योर कि ये जो PPT एंड thereafter क्रक्स जो है वो अपलोड हो जाए। तो लेट्स मूव नाउ। इसके पहले अगेन ब्रीफ हमने देखा था कि एंटायर अर्ली मिडिवल इंडिया हम लोगों ने कवर अप करवा लिया था। फिर सल्तनत पे हम लोग आ चुके हैं। सल्तनत पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट किंग की जो पॉलिसीज़ है वो कवर अप करवा ली थी। सो वी स्टार्टेड आवर एंटायर दिस सल्तनत वाला जर्नी फ्रॉम मामलुक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग दैट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना, बालबान। फिर हमने खिलजी डायनेस्टी भी कवर अप कर ली, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, एंड thereafter we have covered तुगलक डायनेस्टी also, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, and thereafter ultimately फिरोज शाह तुगलक। We have also seen somewhere around 1398 ultimately तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे ही Timur invaded India, and once Timur invasion was there, it is considered as the end or the collapse of the Tughlaq dynasty itself. But still तुगलक के जो बचे कुछ छोटे मोटे रूलर है दे रूल्ड एरिया अराउंड दिल्ली टिल 1411 1414, एंड फिर अल्टीमेटली 1414 में ओके देयर वाज न्यू डायनेस्टी इन दिल्ली विच इज़ कॉल्ड एज सईद डायनेस्टी। तो सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे, ऊपर से ही देखेंगे, ज़्यादा इन डिटेल यहाँ पे नहीं जाना है। मुझे नहीं लगता मेंस में यहाँ से कोई GS में क्वेश्चन आएगा, बट अगर आ भी जाता है तो स्लाइड से हैंडल हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्चुअल डाटा तो यही याद रखना कि दिस पीपल कॉल देमसेल्फ एज सईद। तो सईद ये सरनेम जब मुस्लिम डायनेस्टी में आता है या फिर नाम जब मुस्लिम डायनेस्टी में आता है, देन दिस पीपल यूजुअली कंसिडर देमसेल्फ एज अ डिसेंडेंट ऑफ द सईदा। सईदा इज़ अ डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर, एंड फिर सईद ये नाम या फिर ये टाइटल जो है मुस्लिम लोग तब लगाते हैं व्हेन दे वांट टू क्लेम देयर डिसेंडेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रॉफिट मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड वाला टाइटल है या फिर नाम है, एंड ये जो सईद जब आप लगाते हो देन ऑब्वियसली यू आर क्लेमिंग डायरेक्ट डिसेंडेंट फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर। तो एक एक करके जाएंगे। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी इज खिजर हयात खान। खिजर खान के नाम से इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो खिजर खान जो है ही इज़ बेसिकली द फाउंडर, एंड ये जो खिजर खान जो है अल्टीमेटली he had came into India along with Timur also, and ultimately 1414 में when there was a chaos in Delhi, so at that time ultimately he captured the throne of the Delhi. बट खिजर खान के बारे में एक फैक्चुअल डाटा हमेशा याद रखना है कि थ्रू आउट हिज करियर अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 साल के लिए करियर चला इसका, ही नेवर प्रोक्लेम इंडिपेंडेंस, ओके, ही ऑलवेज क्लेम टू रूल इन द नेम ऑफ द तिमूर। तो तिमूर के नाम पे ही अल्टीमेटली इंडिया में जो है वो रूल करता रहा, एंड फिर ये डायनेस्टी भी ज़्यादा टाइम के लिए चली नहीं, हार्डली 37 ईयर्स के लिए डायनेस्टी थी, उसमें इनके 4 रूलर थे, एंड अल्टीमेटली इसका जो लास्ट रूलर जो है दैट इज़ बेसिकली अलाउद्दीन आलम शाह, इसने एब्डिकेट किया इन फेवर ऑफ बहलोल लोधी। एब्डिकेट किया मतलब ही बेसिकली पास्ड ऑन ऑल हिज पावर टू बहलोल लोधी, हु अल्टीमेटली स्टार्टेड लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली।
तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो ऑब्वियसली खिज़र खान, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अल्टीमेटली खिज़र खान जो है ही वॉज बेसिकली द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। हार्डली 7-8 साल के लिए इसका रूल चला था। एंड व्हेन बेसिकली ही हैड कैप्चर्ड दिस एंटायर एरिया अराउंड दिल्ली, देन उसका जो किंगडम है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिंध, पंजाब एंड देयर आफ्टर गंगा यमुना डोब का जो एरिया है वहीं पे इसका रूल था। He did not basically assume the sovereign title of the Sultan. As I told you, he always professed that he is a deputy of the Timur's son and successor Shah Rukh, and ultimately Shah Rukh का descendant, मतलब तिमूर के नाम पे ही अल्टीमेटली पूरा का पूरा दिल्ली का जो थ्रोन है वो ये हैंडल कर रहा है, ऐसे उसने हमेशा प्रोक्लेम किया। So they were not truly independent basically, and they owed their allegiance to the तिमूर, मतलब मंगोल। ऑब्वियसली तिमूर बिलोंग टू द मंगोल लाइन एंड अल्टीमेटली कुछ सपरेशन ऑफ द लोकल रिवॉल्व भी इसने किए थे। रोहिलखंड, डोब, मेवात, ये सारे एरिया अब डिस्कस हो चुके हैं। जस्ट फॉर द ब्रीफ, जब आप दिल्ली में बैठोगे तो दिल्ली में ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट है। रोहिलखंड, बिहार, बंगाल एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली इस तरफ राजपूताना एंड गुजरात, ये हमेशा से थ्रेटनिंग वाले एरिया रहे हैं। हमने देखा है कि जो भी दिल्ली में सुल्तान आता है अल्टीमेटली यही वाले एरिया को कैप्चर करने में लगा रहता है। एंड फिर इसमें कुछ बैंडिट कम्युनिटीज़ भी होती है, जैसे दिल्ली के अराउंड फिर मियोज़ मिलेंगे, मेवाती मिलेंगे, जिनको अर्लीस्ट टाइम पे ख़त्म करने का काम बालबान ने किया था, इफ़ यू रिमेंबर। देयर आफ्टर एक खोखार डायनेस्टी भी है। एक खोखार डायनेस्टी बेसिकली कहाँ पे आती है, तो सॉल्ट रेंजेस, मतलब बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान के अराउंड वाला जो एरिया है वहाँ पे आती है। ये यही खोखार डायनेस्टी है जिसने रज़िया सुल्ताना को भी एक बार मारा था। तो ये जो बैंडिट कम्युनिटीज़ है वो बैंडिट कम्युनिटी को ख़त्म करने का, एंड देयर आफ्टर फिर जो लोकल लेवल पे जो रिवॉल्ट है, रोहिलखंड वाला रिवॉल्ट हो गया, एंड देयर आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंशियल वाले रिवॉल्ट है, ये भी सप्रेस करने का काम जो खिज़र खान ने अल्टीमेटली किया था। खिज़र खान के बाद मुबारक शाह वॉज द रूलर। मुबारक शाह के बारे में भी अगेन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एबल मिलिट्री कमांडर था, कुछ एरियाज इसने भी अपने अंडर लाए। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अल्टीमेटली इट वाज मुबारक शाह जिसने तिमूर या फिर उसके जो डिसेंडेंट है उनके साथ अपने सारे रिलेशन ब्रेक डाउन करके इंडिपेंडेंट सईद डायनेस्टी बनाने का काम किया था। सो ही टुक हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ द सुल्तान। तो सुल्तान का टाइटल जो अल्टीमेटली इसी ने लिया था। एंड फिर टाइटल लेने के बाद अल्टीमेटली उसने जो लोकल लेवल के रिवॉल्ट है वो भी ख़त्म किए थे। देर आफ्टर फिर मेवाती, कातिहार एंड देर आफ्टर गंगेटिक डोब जो है ये वाले एरिया में जो रिकरेंट रिवॉल्ट हुए थे वो भी इसने ख़त्म करवाए थे। बट अल्टीमेटली इसी के नोबलमैन ने इसके खिलाफ बेसिकली रिवॉल्ट करके इसको असैसिनेट कर दिया। एंड फिर मुबारक शाह वाले के बाद वाले जो रूलर है दोज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सईद डायनेस्टी इज कंसर्न, देन ऑब्वियसली सल्तनत का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग को बाद में तो पढ़ना ही है इन डिटेल, अभी तक कवर अप नहीं करवाया है। इट विल गेट कवर्ड इन चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 पूरा उसी के ऊपर है। बट 2-4 पॉइंट बस इसमें याद रख लेना। जो सुल्तान जो होता था उसने फिर नाइब भी अपॉइंट करके रखा था, वजीर भी अपॉइंट करके रखा था। अब मुझे याद नहीं है मैंने आपको कभी पहले बताया कि है कि नहीं, बट जस्ट इसको एक फैक्चुअल डाटा की तरह थोड़ा सा याद रख लेना कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था एज फार एज सल्तनत इज कंसर्न, देन इसमें किंग दैट इज सुल्तान जो है ऑब्वियसली वो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होता था। उसके नीचे हमेशा पोजीशन आती थी वजीर की। वजीर जो है ही वॉज बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द एंटायर एम्पायर, एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली ही वॉज ऑलवेज क्लोज टू सुल्तान। एंड फिर अगर आप सुल्तान के क्लोज रहोगे देन ऑब्वियसली आपका पोजीशन जो है वो बढ़ता जाएगा, एंड अगर आपका पोजीशन बढ़ा देन अल्टीमेटली विल एक्ट एज अ थ्रेट टू द सुल्तान। एंड दैट्स व्हाई ये वजीर का पोजीशन एक्लिप्स करने के लिए या फिर कम करने के लिए सुल्तान जो हमेशा दूसरे ऑफिसर जो अपॉइंट करते रहते थे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिसर वॉज नाइब। नाइब का मतलब होता है डेप्यूटी। सिंपल, अगर सुल्तान अपना डेप्यूटी अपॉइंट कर रहा है देन ऑब्वियसली सुल्तान के करीब कौन रहेगा, डेप्यूटी रहेगा या फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, ऑब्वियसली डेप्यूटी रहेगा। एंड दैट इज हाउ यू ऑब्वियसली करटेल द पावर ऑफ द वजीर का पोजीशन। एक नाइब की पोजीशन इफ यू रिमेंबर बालबान ने अपने पास रखी थी। बालबान जो है ही रूल्ड एज अ नाइब अ सल्तनत फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। ओके, एंड जब बालबान खुद किंग बना देन बालबान गॉट टू नो कि वजीर की पोजीशन कम करने के लिए नाइब अगर आप अपॉइंट करते हो देन नाइब पावरफुल बनेगा, एंड अल्टीमेटली वही क्या करेगा, पूरा एम्पायर अपने अंडर ले लेगा। दैट्स वाई फिर अल्टीमेटली बालबान जो है उसने वजीर का पोजीशन काउंटर बैलेंस करने के लिए दीवाने अर्ज वाली जो पोजीशन है वो भी बना के रखी थी। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दे एक्टेड एज अ मस्टर मास्टर दीवाने अरीज, जिसका हेड जो होता था उसको आप बोलोगे मामलुक ए अर्ज या फिर मामलुक ए अरीज।
तो ये जो पर्टिकुलर जो ट्रायड्स है एडमिनिस्ट्रेशन के, हम लोगों को यहाँ पे भी दिखाई देते हैं। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्वियसली किंग जो है सबसे सुप्रीम अथॉरिटी रहेगी, सुल्तान जो है ऑल पावर उसके हाथ में रहेगी, एंड फिर सुल्तान जो है ऑब्वियसली एक नाइब भी अपॉइंट करके रखता था, एंड देयर आफ्टर वजीर जो है वो भी अपॉइंट करके रखता था। इट वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट। कोई भी रूल जो होता है वो कभी परफेक्ट नहीं होता है, अच्छा खासा चलता है ऐसी कोई गारंटी भी नहीं होती है। ये जो रूल अल्टीमेटली जो होता है उसमें आपको चेक एंड बैलेंस सिस्टम कवर अप करवाने ही पड़ते, क्रिएट करवाने ही पड़ते हैं। एंड सुल्तान के लिए हमेशा से प्रेडिकामेंट रहा है नाइब अपॉइंट करना है या नहीं करना है। बहुत सारे सुल्तान ने किया, बहुत सारे सुल्तान ने नहीं किया, बट नाइब जो है इट ऑलवेज रिमेन इम्पॉर्टेंट पोजीशन। मुगलों के टाइम पे ये नाइब जो है इसका पोजीशन जो है वो बेसिकली वकील ने एक्लिप्स करके रखा था। मुगलों के टाइम पे हम लोग को नाइब नहीं मिलते, वकील मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट वकील का नाम भी आपने सुना होगा मुगलों के टाइम पे, दैट इज बैराम खान, राइट, जो अकबर का वकील था। ही एक्टेड एज अ रीजेंट ऑफ द अकबर ऑल्सो। तो ये जो कंटिन्यूस ट्रायड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बारे में भी पढ़ेंगे जब एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तब। अगेन रिलीजियस पॉलिसी जो है वो ऑब्वियसली हमने पहले ही देखा था, फिरोज शाह तुगलक, ही ओपनड अप द पैंडोरास बॉक्स बाय प्रोक्लेमिंग एलिजियंस टू शरिया। तो सब कुछ शरिया के हिसाब से ही चलाने हैं। एंड फिर ये वाली डायनेस्टी है, इन्होंने भी प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर को अपनी एलिजियंस जो है वो दे के रखी थी। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर ऑब्वियसली क्या होगा, शरिया लॉ जो है वो क्या होगा, ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट होगा। बट जो पहले वाला ही पंगा जो था, दैट हिंदूज विल बी डेल्ट विथ हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स विल बी डेल्ट विथ मुस्लिम लॉ, ये इनके टाइम पे भी चल रहा था। प्रोविंसेस में ऑब्वियसली जो प्रोविंसेस का जो हेड होता था, जिसको आप मुफ्ती बोलोगे या फिर वाली बोलोगे, इनके टाइम पे मुफ्ती या फिर वाली बोला जाता था। इसके बारे में भी पढ़ेंगे बाद में। यही मुफ्ती वाली अल्टीमेटली मुगलों के टाइम पे सूबेदार बना। तो मुगलों के टाइम पे सूबेदार हुआ करते थे, इनके टाइम पे मुफ्तीज एंड वालीज हुआ करते थे। तो ऑब्वियसली इनके पास ज़्यादा पावर थी, बिकॉज जब सेंटर वीक होगा प्रोविंशियल गवर्नर स्ट्रांग होंगे। ये ट्रैट हम लोगों ने पहले भी देखा था, एंशियंट में भी देखा था, मीडिएवल में भी देखा था। एंड मीडिएवल में ये वाला जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली में हर एक पावरफुल सुल्तान है, उसके अंडर जब जब इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस के जो गवर्नर आए हैं उन्होंने रिवॉल्ट किए ही है। एंड आफ्टर ऑब्वियसली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इक्ता सिस्टम पे ही चलता था। इक्ता सिस्टम भी हमने देख लिया कि पूरा एम्पायर है उसको छोटे छोटे पीसेस में बांटो, एंड वो छोटे पीसेस के ऊपर अल्टीमेटली इख्तेदार को सारा का सारा पावर दे दो। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू दी एडमिनिस्ट्रेशन। एंड फिर रीजन ऑफ डिक्लाइन वही प्लेन एंड सिंपल है, इंटरनल रिवॉल्ट हमेशा से प्रॉब्लमेटिक थे। चिहलगनी के टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। इनका भी जो मुबारक शाह नाम का किंग है, अगर वो उसको अगर इसी के नोबेलमैन मार रहे, देन इंटरनल रिवॉल्ट या फिर इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन जो है इनके कोर्ट में भी था। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है। वीक गवर्नेंस, ऑब्वियसली जब शरिया बेस्ड गवर्नेंस आप करोगे वो भी हिंदू मेजॉरिटी वाले एरिया में, देन ऑब्वियसली गवर्नेंस के प्रॉब्लम होंगे ही होंगे। देयर विल बी अ पॉपुलर रिवॉल्ट अगेंस्ट योर डायनेस्टी, देयर विल बी पॉपुलर डिस्कंटेंट अगेंस्ट योर डायनेस्टी, ये भी हुआ। वीक सक्सेसर वॉज अगेन अ प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो लास्ट लोधी किंग है, लास्ट ये किंग है दैट इज सईद किंग है, उसने अल्टीमेटली अपना पावर ट्रांसफर कर दिया बहलुल लोधी को। सो रादर देन फाइटिंग ही चूज टू रिमेन और ही चूज टू बेसिकली साइडलाइन हिमसेल्फ। तो ये वीक सक्सेसर भी थे। एंड फिर एबल लीडरशिप ऑफ द बहलुल लोधी, तो जो आलम शाह इनका लास्ट किंग जो था उसी के टाइम पर अल्टीमेटली बहलुल लोधी जो है वो पंजाब में पहले उसने अपनी पावर बढ़ाई, पूरा पंजाब कैप्चर किया, एंड अल्टीमेटली उसने दिल्ली के ऊपर इन्वेड कर दिया। दिल्ली इन्वेड करने के बाद अल्टीमेटली आलम शाह जो है उसने क्या किया, तो थ्रोन जो है वो एब्डिकेट कर दिया इन फेवर ऑफ बहलुल लोधी, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू बहलुल लोधी। तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं सईद डायनेस्टी में एज सच, बस एक दो फैक्चुअल डाटा याद रखना। 4 रूलर थे, हार्डली फिर 14 से लेके 51 तक का इनका रूल था, हार्डली 37 ईयर्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन पहले जैसा ही चला, रिलीजियस पॉलिसी भी पहले जैसे ही चली। बस एक फैक्चुअल डाटा इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि ये सईद डायनेस्टी है, खुद को सईद इसलिए बुलाती थी बिकॉज वंस यू टेक टाइटल ऑफ सईद इट मीन्स दैट यू आर डिसेंडेंट ऑफ सईदा, और सईदा कौन है, देन प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर की बेटी है। सो यू आर बेसिकली क्लेमिंग डायरेक्ट लीनिएज टू सईदा और डायरेक्ट लीनिएज टू द प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर। And then that brings us to the next dynasty, that is Lodi dynasty. Now, as far as Lodi dynasty is concerned, इनके 3 किंग है, बहलुल लोधी, सिकंदर लोधी एंड thereafter इब्राहिम लोधी। ये 3 रूलर्स में कुछ कुछ फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना है, बात तो करेंगे ही, बट इसमें सिर्फ 2 चीज़ें तो हमेशा याद रखो। सिकंदर लोधी सबसे ग्रेटेस्ट था। सिकंदर लोधी ने आगरा की सिटी बनाई,
सिकंदर लोदी के टाइम पे मैक्सिमम टेरिटोरियल जेनिथ जो था वो भी लोदी डायनेस्टी का था। एंड सिकंदर लोदी जो है ही इज़ नोन फॉर हिज एजुकेशनल रिफॉर्म एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब इसी के ऊपर एक एक करके देखेंगे। तो टाइम पीरियड ऑब्वियसली 1451 से लेके 1526। 1526 में अल्टीमेटली बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इन्वेडेड इंडिया एंड इट इज़ बेसिकली द ईयर इन विच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो इंडिया में हुआ। तो ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब मुगलों के ऊपर जाएंगे तब। बट 1451 में अल्टीमेटली बहलुल लोदी उसने ये एम्पायर एस्टैब्लिश किया एंड अल्टीमेटली इट कोलैप्स्ड अंडर द इब्राहिम लोदी इन 1526। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट एंग्लो अफगान एम्पायर इन इंडिया। इसके पहले ऑब्वियसली खलजी जो है वो भी अफगान ही थे, बट इवन दो देवर अफगान उनको हम टर्क्स ही कंसिडर करेंगे बिकॉज उनका ओरिजिन टर्क्स था। लेटर ऑन वो अफगानिस्तान वाले एरिया में सेटल डाउन हो गए और वहाँ के हो गए, बट ओरिजिन तो उनका हमेशा से टर्क्स रहा है। दिस पीपल वे प्रॉपर अफगान पीपल एंड सिंस दिस पीपल वे प्रॉपर अफगान पीपल, जो पर्टिकुलर 5 डायनेस्टी हम लोगों ने देखी थी सल्तनत में उसमें ये 5वीं है दैट इज़ लोदी। ये बेसिकली अफगान है एंड पहली चारों की चारों इसको आप टर्किश डायनेस्टी ही कंसिडर करोगे एंड टर्क्स मतलब टर्कमेनिस्तान के लोग, ये भी हम लोग देख चुके हैं, राइट। देयर आफ्टर फिर इनका जो फाउंडर जो है वो ऑब्वियसली बहलुल लोदी है। तो बहलुल लोदी ने अल्टीमेटली पहले पंजाब दैट इज़ लाहौर सरहिंद कैप्चर कर लिया, फिर दिल्ली के ऊपर इन्वेड किया। तो दिल्ली में जो बैठा हुआ उस टाइम का सईद डायनेस्टी का रूलर है आलम शाह, उसने पूरा का पूरा दिल्ली का थ्रोन अल्टीमेटली बहलुल लोदी को दे दिया। एंड देयर आफ्टर फिर बहलुल लोदी जो है इन ऑर्डर टू कैप्चर द थ्रोन उसने अपने अफगान नोबल्स का हमेशा से ही हेल्प लिया था एंड दैट्स व्हाई फिर अफगान नोबिलिटी जहाँ जहाँ पे आती है ये ट्राइब्स है, ये ट्राइबल लोग हैं, तो यहाँ पे इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है एंड दैट्स व्हाई फिर बहलुल लोदी जो है उसने अपने लिए हमेशा से ही इक्वल पोजीशन बना के रखी थी। एक लाइन में ही याद रखना है कि उसके नोबल एंड बहलुल लोदी हिमसेल्फ ऑल ऑफ देम वेर इक्वल। डिसीजन जो हमेशा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी एंड सुल्तान जो है हमेशा से ही इन नोबल्स के इन्फ्लुएंस में रहा है। तो इन दैट कैपेसिटी इक्वालिटी या फिर इक्वल ट्रीटमेंट जो है जो नोबल्स को दी जाती थी उसी के एविडेंसेस हम लोगों को यहाँ पे मिले हैं। एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, पंजाब से लेके गंगा वैली के बीच में था। ये जो पर्टिकुलर मैप है ये इंडिया का 1525 वाला मैप है, मतलब 1526 में अल्टीमेटली बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसके एक साल पहले वाला मैप। तो एट दैट टाइम यू कैन क्लियरली सी ये पूरा का पूरा अफगान डायनेस्टी है, राइट। एंड फिर ये जो पूरा का पूरा जो अफगान डायनेस्टी है उसमें यू कैन क्लियरली सी राजपूताना इंडिपेंडेंट है, देर आफ्टर पूरा का पूरा बंगाल इंडिपेंडेंट है, गुजरात भी इंडिपेंडेंट है, बेरार वाला एरिया जो है वो भी इंडिपेंडेंट है। तो ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है इट इज़ काफ़ी कर्टेल्ड एरिया एज कम्पेयर टू मोहम्मद बिन तुगलक एंड एज कम्पेयर टू इवन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने तो पूरा का पूरा इंडिया कैप्चर करके रखा था ऑलमोस्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से साउथ इंडिया पूरा चला गया एंड बाय द टाइम ऑफ द लोदी डायनेस्टी फिर राजपूताना, गुजरात, बंगाल ये वाली एरिया इन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंस जो असर्ट करवा दिया था। तो एक एक करके फिर इनके ऊपर देखते हैं। तो लेट्स गो वन बाय वन। अल्टीमेटली एक्सटेंट के बाद फॉल जो है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के अराउंड हुआ। नाउ बहलुल लोदी, सो वंस बहलुल लोदी जो है अल्टीमेटली ही वाज ऑन द थ्रोन, देन ऑब्वियसली 1451 को आया अलाउद्दीन आलम शाह ने अब्डिकेट किया था, पूरा का पूरा अफगान डायनेस्टी था एंड फिर इन दैट कैपेसिटी नोबल जो है दे वर ऑलवेज ट्रीटेड एज इक्वल। बस ये एक ही लाइन याद रखना बहलुल लोदी के बारे में, अगर सवाल आता है तो यही से आएगा बिकॉज ट्रीटमेंट ऑफ नोबल के लिए ही अल्टीमेटली ये बंदा दैट इज बहलुल लोदी जो है फाउंडर जो है वो जाना जाता है। तो फाउंडर हिमसेल्फ ऑलवेज ट्रीटेड ईच एंड एवरी नोबलमैन इक्वल इन दैट कैपेसिटी। ना कोई डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप की थियरी है, ना कोई टाइटल इसने अडॉप्ट करके रखे हैं, डिसीजन के ऊपर ना वेटो पावर है, सारे के सारे डिसीजन कलेक्टिव होते थे, सारे नोबलमैन को पूछ के होते थे एंड इनफैक्ट इसके लिए कोई थ्रोन भी नहीं था। जब ये नोबलमैन मतलब दरबार भरता था तो यूजुअली राजा का थ्रोन ऊपर होता था, सिंहासन या फिर थ्रोन ऊपर होता है, नोबलमैन नीचे होते, तो इसके लिए कोई थ्रोन नहीं था, ये हमेशा अपने नोबलमैन के साथ ही बैठा करता था एंड दैट इज़ बेसिकली द ट्रीटमेंट ऑफ द नोबल। जो मैंने 4 पॉइंट बताया वही याद रखना। इनके कोई फोटोज़ अवेलेबल नहीं है, ये कैसे दिखते थे हम लोगों को नहीं पता, तो इनकी टॉम्ब अवेलेबल है। दिस इज़ बेसिकली द टॉम्ब ऑफ द सुल्तान बहलुल लोदी, बट इन दैट कैपेसिटी काफ़ी ऑस्टियर स्ट्रक्चर है, ये कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, ऑस्टियर स्ट्रक्चर है। इसके बारे में बाद में बात भी करेंगे बिकॉज टॉम्ब आर्किटेक्चर है सल्तनत का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे बाद में। देयर आफ्टर फिर मेवातियों का रिवॉल्ट होगा, डोब के अराउंड का एरिया इसने वापस कैप्चर कर लिया। शर्की किंगडम है एक जौनपुर की, ये शर्की किंगडम मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बनी थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बनी हुई पूरी की पूरी शर्की किंगडम है जौनपुर की, इसको अल्टीमेटली सप्रेस करने का जो काम है ये भी इसी ने किया था। एंड पूरा का पूरा जो शर्की किंगडम है उसको अनेक्स करके इसने सल्तनत में जोड़ लिया था। बट अगेन वही है कि बंगाल होगा या फिर गुजरात होगा एंड डेक्कन, ये जो बेसिकली एमबीटी के टाइम से हाथ से निकल गए थे। हमने देखा था कि एमबीटी के टाइम पे अल्टीमेटली 1336 में विजयनगर एम्पायर एंड आफ्टर फिर 1347 में बहामनी सल्तनत जो है डेक्कन में आ चुकी थी। तो ये वाला एरिया वॉज गॉन फॉर एवर फ्रॉम द हैंड ऑफ द दिल्ली। अल्टीमेटली यही वाला एरिया जो है कैप्चर करने के लिए औरंगजेब नीचे आया था, राइट। तो औरंगजेब का डेक्कन अल्सर अगर आपने कभी सुना होगा इन 1681 में, एंड अल्टीमेटली औरंगजेब यहाँ पे आके सब कुछ हार गया था। तो वही इसके बारे में भी है कि इवन दो ही ट्राइड टू कैप्चर द डेक्कन, डेक्कन कभी कैप्चर नहीं हो पाया एंड बंगाल एंड गुजरात जो है वो भी एरिया हमेशा से ही इसके हाथ से बाहर रहे थे। तो रफली इसकी जो टेरिटरी थी वो पंजाब से लेके वाराणसी के बीच में ही थी, मतलब गंगेटिक डोब से लेके अल्टीमेटली आपका इंडस वैली, मतलब अभी का जो पाकिस्तान है वहाँ तक ही इसकी टेरिटरी थी। एंड अल्टीमेटली उसके बाद में उसका जो बेटा है निज़ाम शाह, ही बिकेम द नेक्स्ट किंग, दैट इज सुल्तान सिकंदर लोदी, जो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी भी माना जाता है। सिकंदर लोदी के बारे में मैंने आपको जो स्टार्टिंग में 3-4 पॉइंट बताए थे बस उतने ही याद रखने हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वंस ही बिकेम द किंग, वो काफ़ी फेमस है, ग्रेटेस्ट तो है ही बट फेमस इसके वजह से बिकॉज ही वॉज बेसिकली द पर्सन जिसने पूरा का पूरा डायनेस्टी उसमें सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन करके रखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही अडॉप्टेड हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ द सुल्तान। देयर आफ्टर नोबल जो है उनको बेसिकली एक रैंक इसने असाइन करके रखा था, रैंक के हिसाब से ही नोबलमैन इसको मिलने आएंगे। मिलने आने के बाद अल्टीमेटली जो सिजदा एंड पाबोस जो होता था, इसमें से अल्टीमेटली सिजदा वाली जो सेरेमनी है दैट इज प्रोस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ द सुल्तान, ये भी अल्टीमेटली इसने चालू की थी। पाबोस इसने नहीं चालू की थी, सिजदा पाबोस अगर दोनों याद हो वो बालबान के टाइम पे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई सेरेमनीज है। तो इसने अल्टीमेटली सिजदा जो है वो इसका सुल्तान के लिए चालू करवाया था। विदाउट परमिशन कोई भी सुल्तान से नहीं मिलेगा एंड फिर सुल्तान जो है उसको ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन में वीटो पावर भी होगा। तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है ये इसने बनाया था, विच वॉज ऑलवेज अ प्रॉब्लमेटिक वन बिकॉज अफगान्स आर द ट्राइबल पीपल एंड ट्राइबल पीपल में फिर इक्वालिटी के ऊपर हमेशा फोकस दिया जाता है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमेशा फोकस दिया जाता है। ये इसने नहीं करवाया था एंड दैट्स फिर इसका जो रेन है ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रेन माना जाता है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अफगान नोबिलिटी में हम लोगों को हायरार्की जो है वो नज़र आई। अल्टीमेटली इसका बेटा है इब्राहिम लोदी, ये हायरार्की मेंटेन नहीं कर पाया, इसी की वजह से अल्टीमेटली वो कोलैप्स हो गया। एंड फिर एक और इंडो अफगान डायनेस्टी इंडिया में अल्टीमेटली आई जिसको आप बोलोगे सूर डायनेस्टी। तो सूर डायनेस्टी भी अफगान डायनेस्टी है, ये दो ही अफगान डायनेस्टी इंडिया में इंपॉर्टेंट है। सूर के बारे में भी पढ़ेंगे जब आगे आगे बढ़ेंगे वैसे। देयर आफ्टर फिर वो ग्रेटेस्ट इसके लिए माना जाता है बिकॉज ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इसीलिए बिकॉज टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट जो काफ़ी सिग्निफिकेंट थे। तो पहले डोब वाला एरिया होगा, इवन सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट इन गुजरात एंड देयर आफ्टर बंगाल वाले एरिया में होंगे, वो उसने करके रखा था। बाय एंड लार्ज अलाउद्दीन खिलजी का जैसा पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वही एडमिनिस्ट्रेशन इसने भी इंट्रोड्यूस करवा के रखा था। तो बरीड एंड मुनियाज जो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट पिलर थे एस्पियोनाज सिस्टम के ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी, उनको वापस से रिवाइव किया गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसा अलाउद्दीन खिलजी अकाउंटेंट या फिर अकाउंटेंसी के ऊपर हमेशा फोकस रखता था, वैसे इसने भी अकाउंटेंसी या फिर अकाउंट जो है वो हर एक अफगान नोबलमैन को मेंटेन रखने के लिए फोर्स किया। एंड जब जब ये अकाउंट सुल्तान के सामने आते थे दैट इज़ लोदी के सामने, देन सुल्तान उसको खुद चेक करता था एंड फिर अगर कोई एम्बेजलमेंट मिले देन ऑब्वियसली फिर वो सारा का सारा पैसा जो है वो नोबलमैन से वसूल भी किया जाता था एंड फॉर एम्बेजलमेंट सीवियरेस्ट अमाउंट ऑफ पनिशमेंट जो है वो भी दिए जाते थे। ये सारे के सारे बेसिकली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल है। एंड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी में चलता है, ऑटोक्रेसी मोनार्की में हमेशा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन मैन ऑफ हार्ड कैरेक्टर जो वही सुल्तान होना चाहिए, तभी जाके आपका एम्पायर चलता है, राइट। एंड देयर आफ्टर फिर इनोवेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, तो वही इनोवेशन ऑफ एग्रीकल्चर में अल्टीमेटली जो अलाउद्दीन खिलजी का असेसमेंट एंड देन आफ्टर
द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, ये इसने भी चालू किया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का बेसिकली एक यूनिट हुआ करता था जो बिस्वा था, वैसे ही इसका जो यूनिट है वो हुआ करता था गज ए सिकंदरी। तो ये जो गज ए सिकंदरी जो है ये बेसिकली अल्टीमेटली एक इसका यूनिट हुआ करता था 32 डिजिट्स ऑफ मेजरिंग कल्टीवेशन फील्ड। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली समझा नहीं पाएंगे बट इसको ऐसे ही एक लाइन में याद रख लेना कि गज ए सिकंदरी जो है ये बेसिकली इसका यूनिट हुआ करता था। एंड फिर गज ए सिकंदरी इज बेसिकली एक गज इज इक्वल टू 32 यूनिट्स। तो बेसिकली उसको भी डिवाइड करके रखा था एंड डिवाइड करने के बाद एक प्रॉपर यूनिट इसने बनाया था, दैट इज गाज ए सिकंदरी। एक लाइन में याद करना, अब इतना इन डिटेल नहीं जाएंगे और ऑप्शनल नहीं कर रहे हम लोग, राइट। तो एक ही लाइन में याद रखना कि इसने भी अपना एक यूनिट बनाया था असेसमेंट एंड देन रेवेन्यू कलेक्शन मेथड। देर आफ्टर फिर इसने जो अलाउद्दीन खिलजी टाइप ऑफ एस्पियोनेज सिस्टम है वो बना के रखी थी। देर आफ्टर जो ऑडिटिंग मैकेनिज्म है अलाउद्दीन खिलजी का उसको भी रिवाइव किया था एंड एक प्रॉपर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बना के टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट जो है ये भी किए थे। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश के आगे बिहार तक का टेरिटरी बढ़ाने का जो काम है ये इसने किया था। एंड साउथ में अप टू ग्वालियर एंड नागौर, मतलब मिडल ऑफ द मध्य प्रदेश एंड राजस्थान वाला जो एरिया है ये भी इसने कैप्चर किया था। एंड फिर ये वाली जो चीज़ है दैट इज सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टार्टेड सिटिंग ऑन द थ्रोन एंड देयर आफ्टर जो भी इसके सामने आएगा दे हैव टू शो हिम क्या, तो रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट कैसे होगा, देन ऑब्वियसली प्रोस्ट्रेशन दैट इज सिजदा से होगा। देयर आफ्टर उसने सर्टन रूल्स भी बनाए थे जो हर एक नोबलमैन एंड गवर्नर को फॉलो करने पड़ेंगे व्हेन एवर दे आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द सुल्तान। देयर आफ्टर गवर्नर जो है उनके लिए ऑर्डर भी दिया था कि अगर सुल्तान का कोई भी ऑर्डर उनके टेरिटरी में आ रहा है देन वो अपने कोर्ट में उसको रिसीव नहीं करेंगे, अपने टेरिटरी से एटलीस्ट 6 माइल बाहर चल के जाएंगे ऑन देयर फुट एंड फिर वहाँ पे वो सुल्तान का ऑर्डर रिसीव करेंगे। देयर आफ्टर फिर सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं उनका अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर उसने सबमिट करने को बोला था। एम्बेजलमेंट ऑफ द मनी है तो वापस से वसूल भी करता था एंड पनिशमेंट भी देता था। एंड फिर ये जो एस्पियोनाज सिस्टम जो है ये अलाउद्दीन खिलजी टाइप जैसे बरीड एंड मुनियाज हुआ करते थे ये भी इसने वापस से अपॉइंट करवा दिया है। एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली इब्राहिम लोदी, राइट, एज फार एज इब्राहिम लोदी इज कंसर्न देन इब्राहिम लोदी जो है एबल मिलिट्री कमांडर था। जब ये बेसिकली किंग बना देन किंग बनने के बाद अल्टीमेटली नोबल जो थे अफगान नोबल वो बेसिकली डिवाइडेड थे कि किंग कौन बनेगा। दैट्स वाई फिर जो सिकंदर लोदी का एम्पायर है उसको 2 पार्ट में काटा गया। एक पार्ट जो है इसके भाई को मिला, भाई का नाम है जलाल खान, एंड एक पार्ट इसको मिला। बट वेरी सूट ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिज ओन नोबलमैन एंड अल्टीमेटली रिवॉल्ट करके उसने नोबलमैन को भी हरा दिया, जलाल खान है उसको भी हरा के मार दिया एंड वापस एक यूनिफिकेशन करवाया। इसी के टाइम पे राजपूताना में राणा संघ नाम का मेवाड़ का एक बड़ा रूलर था, उसने आगरा के ऊपर अटैक किया था। तो ये आगरा का जो अटैक है इसको भी ब्रेक डाउन करके राणा संघ को हराने का काम जो है वो भी इब्राहिम लोदी ने किया था। बट ये इब्राहिम लोदी का अल्टीमेटली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देख के अफगान नोबल जो है उन्होंने बगावत करना चालू कर दी। एंड अल्टीमेटली इसी का एक अंकल है दौलत खान लोदी जो बेसिकली पंजाब का गवर्नर था, मुक्ति वाली था। तो ये जो पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी है उसने बाबर को इनविटेशन दिया था कि भाई अगर आप आके दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हरा दोगी देन वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू। एंड फिर बाबर ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी जो तुज़ुक-ए बाबरी, ये बेसिकली चागताई टर्किश में लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, जिसको अल्टीमेटली अब्दुल रहीम खान खानन ने बाबर नामा में कन्वर्ट करवाया है। तो बाबर नामा ये पर्शियन ट्रांसलेशन है इसका, तो ऑब्वियसली तुज़ुक-ए बाबरी का। तुज़ुक-ए बाबरी बाबर ने खुद लिखी है, चागताई टर्किश लैंग्वेज में लिखी है। बाबर नामा जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ बुक है। एंड फिर ये किसने कन्वर्ट किया है या फिर लिखा है, तो अब्दुल रहीम खान खानन ने। तो ये दोनों बुक में अल्टीमेटली बाबर का जो स्टेटमेंट है कि इवन राणा संघ जो है उसने मुझे हेल्प करने के लिए अल्टीमेटली मदद ये है पैगाम, मतलब बेसिकली जो पूरा का पूरा ये है एम्बेसी है भेजी है। तो इवन राणा संघ, दौलत खान लोदी दोनों ने अल्टीमेटली बाबर को इनवाइट किया था कि आए एंड इब्राहिम लोदी को हराए, बिकॉज दौलत खान लोदी एंड राणा संघ बोथ वेर अंडर इम्प्रेशन कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा एंड वापस चलेगा। बट मच टू देयर चैग्रीन बाबर आया, उसने इब्राहिम लोदी को हराया एंड बाबर दिल्ली में बैठ गया। एंड इसके वजह से अल्टीमेटली दौलत खान एंड आफ्टर राणा संघ दोनों जो है उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो जब बैटल ऑफ पानीपत में जाएंगे तब देखेंगे। बट वही है डिवीजन ऑफ द एम्पायर, जो बेसिकली 2 भाइयों के बीच में पूरा टेरिटरी बांटा गया। देयर आफ्टर फिर स्ट्रगल विद द नोबलमैन, तो नोबलमैन के साथ जो अल्टीमेटली इनका स्ट्रगल जो था उसको अल्टीमेटली सबड्यू करने के लिए उसने एक एक करके अपना पोजीशन बढ़ाना चालू किया। सबसे पहले जलाल खान को हरा दिया।
जो नोबलमैन इससे कंटी एग्री नहीं कर रहा था देन उसको एक तो अल्टीमेटली इसने सूली पे चढ़ा दिया या फिर जेल में डाल दिया। एंड फिर राणा संघ का रिवॉल्ट होने के बाद उसको राणा संघ को भी अल्टीमेटली हरा दिया था। बट इसी की वजह से अल्टीमेटली जो इंटरनल रिवॉल्ट हुआ उसमें दौलत खान लोधी उसने बाबर को इनवाइट किया था। एंड फिर दौलत खान लोधी के अलावा अल्टीमेटली राणा संघ ने भी इनवाइट किया था। एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली बाबर लेड टू द इन्वेजन ऑफ द इंडिया। बट बाबर के बारे में भी बाद में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये बेसिकली रूलर ऑफ समरकंद है। एंड फिर उसको समरकंद के एरिया से भगा दिया था। सो अल्टीमेटली बाबर काबुल में आके बैठा था फ्रॉम 1504 ऑनवर्ड। 1504 ऑनवर्ड बाबर काबुल में आके बैठा था। एंड तभी से वो इंडिया को इन्वेड करने का सपना देख रहा था। एंड अल्टीमेटली उसने इसकी तैयारी चालू की समवेयर अराउंड 1517-18 जब सिकंदर लोधी मरा। एंड सिकंदर लोधी मरने के बाद बाबर वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि इंडिया के ऊपर इन्वेड किया जाए। दैट अपॉर्चुनिटी फाइनली अराउंड इन 1526 एंड 1526 में अल्टीमेटली बाबर जो है उसने इंडिया के ऊपर इन्वेजन जो है वो कर दिया। एंड फिर उसके बाद में ऑब्वियसली इब्राहिम लोधी हार गया। एंटायर सल्तनत कोलैप्स इन इंडिया एंड मुगल जो है उनका राज चालू हो गया। मुगल्स एंड सुल्तान में फ़र्क क्या है? देन सुल्तान जो है वो टर्को अफगान ओरिजिन के थे, टर्किश या फिर अफगान। मुगल जो है वो उज़्बेक ओरिजिन के हैं, राइट। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो नेचर ऑफ द किंगशिप के बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर से याद रखना। बहलोल लोधी का जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल का कंसेप्ट था। तो इसने सारे नोबलमैन को इक्वल ट्रीटमेंट दी थी, सबको इक्वली इसने ट्रीट करवाया था। जबकि सिकंदर लोधी जो है उसने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सल्तनत में चालू किया था। इसने जो फरमान इशू किए थे गवर्नर्स के लिए एंड अपने नोबलमैन के लिए, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। एंड देयर आफ्टर फिर इब्राहिम का जो कंसेप्ट है वो भी सेम था कि एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन। एंड फिर इसी के वजह से इसके जो नोबलमैन हैं अफगान वो अपसेट हुए। फिर उन्होंने बाबर को बुलाया एंड फिर रेस्ट इज दी हिस्ट्री इन आवर कंट्री। तो ये मीन्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपको 3 पॉइंट दे दिए कि मीन्स में अगर सवाल आ गया देन ऑब्वियसली फिर आपको एक ओवरऑल आ सकता है कि लोधीज के अंडर ये किंगशिप कैसी थी। ओके। एंड देयर आफ्टर फिर एजुकेशन ऑफ द सिकंदर लोधी, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। एज फार एज इस्लामिक एजुकेशन इज कंसर्न, इसमें हमेशा आपको याद रखना है इसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है मदरसा, एक होता है मकताब। तो जो मकताब जो है ये बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन देता है, ये मदरसा जो है ये बेसिकली हायर एजुकेशन देता है। सिंपल है। एंड फिर ये एजुकेशन में इनको सिखाया क्या जाता है? बेसिकली अरिथमेटिक, देयर आफ्टर लैंग्वेजेस एंड देयर आफ्टर फिर कुरान, मतलब रिलीजियस लॉ एंड शरिया। तो ये बेसिकली ये है बाय एंड लार्ज इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम है, इसी के ऊपर चलती थी। मदरसा मकताब होने हैं एंड फिर अल्टीमेटली इसके अलावा यहाँ पे क्या सिखाया जाता था? तो ये वाली चीज़ें जो है सिखाई जाती थी। अब एलिमेंट्री एजुकेशन है मतलब बेसिक एजुकेशन है, तो उसके लिए सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं क्रिएट किए जाते थे। जो मॉस्क होता था ऑब्वियसली हर एक मॉस्क में इनके पास कोई ना कोई तो एक बेसिकली काजी होगा या फिर उलेमा होगा या फिर इमाम होगा या फिर मुफ्ती होगा। ये सारे के सारे यू कैन कंसिडर रिलीजियस स्कॉलर है। तो ये बेसिकली मॉस्क में हमेशा से ही प्रेजेंट है एंड दैट्स वाई फिर मॉस्क जो है वही बेसिकली मकताब का काम करता था। एंड फिर ये वाली जो सिस्टम है ये सिकंदर लोधी के टाइम से बाय एंड लार्ज चालू हुई कि हर एक मॉस्क जो है इट विल एक्ट एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। एंड फिर सिकंदर लोधी ने अपने यहाँ पे हर एक मॉस्क जो होगा वहाँ पे एक रिलीजियस प्रीचर मतलब बेसिकली उलेमा, एक टीचर एंड देयर आफ्टर एक स्कैवेंजर जो है उसको अपॉइंट करना चालू कर दिया। इंडिया में क्या एजुकेशन होना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कैसा नहीं, ये करिकुलम डिसाइड करने के लिए उसने पर्शिया एंड अरेबिया से कुछ लोग भी अल्टीमेटली इंडिया में बुलाए थे। तो 2 एमिनेंट फिलोसोफर है पर्शिया एंड अरेबिया से इंडिया में आए थे। एंड देयर आफ्टर इसने मकताब वाला जो सिचुएशन है वो एकदम अच्छा करके रखा कि मॉस्क है उसमें एक रिलीजियस प्रीचर रहेगा, एक टीचर रहेगा, एक स्कैवेंजर रहेगा एंड उसका खर्चा जो है वो सुल्तान जो है खुद दे देगा। एंड देयर आफ्टर अब 70 स्कॉलर जो उसने अपने कोर्ट में भी बेसिकली मेंटेन करके रखे थे, उसी के टाइम पे बहुत सारे सांस्कृतिक टेक्स्ट जो है वो पर्शियन में इसने कन्वर्ट भी करवाए थे। एंड अल्टीमेटली यू कैन क्लियरली सी दैट कि ये जो है दैट इज ही इम्पोज बैन ऑन द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज अदर देन पर्शियन इन द गवर्नमेंट ऑफिस। एंड इसी की वजह से अल्टीमेटली हिंदूज जो थे बेसिकली ब्राह्मणिकल सेक्शन जो सुल्तान के लिए काम भी करता था उनको भी अल्टीमेटली पर्शियन लैंग्वेज सीखनी पड़ी। एंड पर्शिया का अल्टीमेटली प्रोफाउंड इम्पैक्ट जो इंडिया के लैंग्वेज एंड कल्चर के ऊपर आपको और हमको आज भी दिखता है।
तो इसके ऊपर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बात करेंगे। बट ये मकताब वाला जो पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया, ये इसने अच्छे तरीके से करके रखा था। एंड फिर कैपिटल सिटी दैट इज़ दिल्ली में इसने अपने एक्सपेंसेस से मदरसाज भी बना के रखे थे। तो मदरसाज आर बेसिकली सेंटर ऑफ द हायर लर्निंग। तो ये बेसिकली याद रखना है आपको एज फार एज लर्निंग एंड एजुकेशन इज कंसर्न। एंड देयर आफ्टर फिर रिलीजियस फिलोसॉफी में वही है कि सईद हो या फिर लोधी हो, ये दोनों के बारे में आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि इन्होंने सुल्तान के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे थे। ओके, एंड इन दैट कैपेसिटी दे ऑलवेज बेसिकली प्रोक्लेम देमसेल्फ एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एंटायर इस्लामिक नोबिलिटी। तो जितना भी पैन इस्लामिक एम्पायर है जिसका अल्टीमेटली खलीफा हुआ करता था, इस टाइम पर ऑब्वियसली बगदाद में बैठा हुआ अब्बासिद खलीफा था। तो ये जो बेसिकली बगदाद में बैठा हुआ अब्बासिद खलीफा एंड लेटर ऑन ऑटोमन टर्क, मतलब इस्तांबुल का जो पहले का नाम हो कॉन्स्टेंटिनोपल था, वहाँ पे बैठा हुआ खलीफा है, उसके लिए इन्होंने एलिजियंस जो है वो दी थी। देयर आफ्टर ये रिलीजियस डोनेशन जो है वो भी करते थे। एंड फिर जो मुस्लिम टैक्सेशन है जो हमने पहले भी देखा था, ज़कात होगा, जिजिया होगा, तो ये लोग भी ये वाली चीज़ें वसूल करते थे। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ही हमने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक का जो रिलीजियस पॉलिसी था, इट वॉज लाइक ओपनिंग अप ऑफ द पैंडोरास बॉक्स। आपने एक चीज़ चालू तो कर दी, उसको अभी आप रेन इन नहीं कर पाओगे। एंड अल्टीमेटली हुआ भी वहीं। फिरोज शाह तुगलक के बाद बाय एंड लार्ज बचे हुए तुगलक रूलर, फिर सईद रूलर एंड फिर इवन अल्टीमेटली लोधी रूलर जो है, उन्होंने ये जो स्टाउंच या फिर एकदम हार्ड को रिलीजियस सुन्नी पॉलिसीज जो है उन्हीं को कंटिन्यू रखने का काम जो है वो किया हुआ है। एंड देयर आफ्टर फिर ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी जो है सिकंदर लोधी ने खुद यूज़ की थी। एंड फिर उसकी माँ जो है वो खुद हिंदू थी, बट स्टिल ही ऑलवेज बिलीव्ड इन द ऑर्थोडॉक्स सुन्नी इस्लामिज्म। एंड देयर आफ्टर फिर जो मुस्लिम सेंट जो है उनकी मज़र के ऊपर या फिर मौजूलियम को वुमन ने नहीं जाना है, ये वाला जो इनिशियल लेवल पे फतवा जो है ये भी इसी के टाइम पे, मतलब सिकंदर लोधी के टाइम पे निकला था। एंड फिर दैट सम्स अप आवर एंटायर लोधी डायनेस्टी एंड देयर आफ्टर फिर सईद डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी एंड सईद डायनेस्टी, ये दोनों डायनेस्टी में अगर आपको कोई डाउट रहेगा देन फील फ्री टू रीच मी ऑन दिस इंस्टाग्राम चैनल। यहीं पे आप डाउट पूछ लेना। लाइव लेक्चर अब थोड़े से पॉसिबल नहीं होंगे, तो जब जब टाइम मिलेगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर करके ही आई विल बी पुटिंग इट अप। ओके, बट अगेन जाने से पहले दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये SIP जो है दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स, इट्स अ सॉर्ट ऑफ द क्रैश कोर्स। अगर प्रीलिम्स में आपका कोई सब्जेक्ट कवर अप नहीं है, कोई लैक्यूनास बचे हैं, देन ऑब्वियसली फिर यहाँ से आप कवर अप करवा सकते हो। काइंड ऑफ अ शॉर्ट क्रैश कोर्स है, तो इसमें आपको लेक्चर्स का एक्सेस भी मिलेगा एंड डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज भी होता है ऑन विच यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ। एंड देयर आफ्टर फिर जो क्रिस्प कंटेंट आपको प्रीलिम्स के लगेगा वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका जो बेसिकली ये जो है दैट इज़ नेक्स्ट बैच जो है वी आर लॉन्चिंग फ्रॉम द 7th of February एंड इट इज़ हार्डली फॉर 6000। तो आई डोंट थिंक सो मतलब इतना ज़्यादा कुछ है इसमें। सारे प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर इसमें आपके कवर अप हो जाएंगे। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू यूज़ द कोड गाइज SN लाइव। एंड सिमिलरली फिर फाउंडेशन, इसका भी सिग्निफिकेंस मैं आपको बहुत पहले से ही बता चुका हूँ कि एक अच्छा फाउंडेशन किए बिना UPSC क्रैक करना विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एस्पेक्ट। मैंने ये गलती की थी जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था, क्योंकि खुद से करना होता है, इट्स नॉट दैट कि मतलब नहीं ही होगा, होता है राइट, बट इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग अफेयर। एंड ट्रस्ट मी, कभी ना कभी तो आप एकदम बैटल रेडी रहने वाले हो, बट उस टाइम पे अगर आपके अटेम्प्ट ही आपके हाथ में नहीं रहे देन इट विल बी अ मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ यू। तो बेटर है पहले ही टाइम से एक अच्छा फाउंडेशन कोर्स कर लो। ऑफलाइन में फाउंडेशन करना इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, आई कैन अंडरस्टैंड। तो दैट्स आई कैन सजेस्ट यू कि अच्छा कोर्स है, इसमें आपको अच्छी फैकल्टीज़ मिलेंगी, मेंटर्स का एक्सेस है, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, देयर आफ्टर कंटेंट जो है वो भी मिलेगा। एंड मोस्ट अबोव ऑल कि एक प्रॉपर डायरेक्शन जो है, हर एक सब्जेक्ट का एक हॉराइजन कितना होता है, हर एक सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी बेसिकली आपको पता चलेगा। तो एवरीथिंग इज देयर इन दिस कोर्स गाइज एंड इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ अ फाउंडेशन कोर्स ओनली। तो हार्डली 19,000 के अप्रॉक्स आपको ये मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ माई कोड SN लाइव। तो ऑब्वियसली इसका जो बैच हमने आज ही लॉन्च किया दैट इज़ 31 जैन को ही पहला लेक्चर था, बट पहले 1-2 लेक्चर तो ओरिएंटेशन ही होता है। तो इसके वजह से इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन वी आर गोइंग टू क्लोज द एडमिशन वेरी सून गाइस, सो हरी इट अप। अगेन फिर जाते जाते जो क्रक्स एंड आफ्टर PPT जो है आई विल अपलोड इट ऑन द चैनल, टेलीग्राम चैनल। एंड यार अगर आपको कोई अभी डाउट रहेगा देन लाइव तो है नहीं, कर नहीं पाऊंगा, तो बेटर है यू कैन आस्क मी ओवर हियर। तो दैट विल बी इट फॉर टुडेज सेशन गाइज। टुमारो विल बी टेकिंग द चैप्टर नंबर 8। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 को फिनिश अप करवा दूंगा। आई विल बेसिकली ट्राई टू
स्ट्रेच द लेक्चर टू 40 मिनट्स टू 1 आवर एंड फिर एक लेक्चर में एक एक चैप्टर जो उसको कवर अप करने का भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो आई बी स्टॉपिंग टुडे, ओके। ये लेक्चर जो रिकॉर्डेड रहेंगे, अगले वाले भी मोस्ट प्रॉब्ली अब रिकॉर्डेड ही रहेंगे, तो उसमें थोड़ा सा भी बेयर अप कर लेना, बट अगर डाउट रहेगा तो यू नो वेयर टू रीच मी। चलो गाइज, आई विल बी टेकिंग योर लीव ना, आई विल बी स्टॉपिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।